प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे हरियाणा बोर्ड का क्लास 11th का 5 मार्च 2024 को होने वाले मैथमेटिक्स के फाइनल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। 1 मार्कर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी और डी। हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू। तो इसके लिए हमने देखते हैं ए सेट है, डी सेट है, तो सबसे पहले हम ए यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन डी निकालने के लिए ए सेट और डी सेट के कंबाइंड एलिमेंट्स को लिखना है 3, 5, 7, 9, 11 और डी में है 15 और 17। यदि कोई रिपीट करता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। फिर निकालते हैं बी यूनियन सी। तो बी और सी मैंने लिखा हुआ है, तो हम निकाल रहे हैं बी यूनियन सी। इन दोनों का यूनियन करेंगे 7, 9, 11, 13 और फिर 11 रिपीट कर रहा है तो नहीं लिखेंगे, 13 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं और 15। तो इस तरह से हमने ए यूनियन डी और बी यूनियन सी निकाल लिया। अब हमें करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी हमें निकालना है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। मीन्स इन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन निकालना, मीन्स कॉमन निकालना है। तो इन दोनों सेट में कॉमन है 3 नहीं है, 5 नहीं है, 9 कॉमन है, दोनों सेट में 11 है और 15 है। तो इस तरह से 9, 11, 15 इंटरसेक्शन है ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का। तो देखते हैं ऑप्शंस में, तो 9, 11 और 15 और दोनों में 7 भी कॉमन था, तो यहाँ पर 7 भी लिखेंगे। सो 7, 9, 11 एंड 15। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा आंसर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन सी आंसर। करते हैं सेकंड। सेकंड में यू दिया हुआ है, ए सेट है, बी है, सी है और हमें निकालना है बी माइनस सी। तो जब दो सेट का माइनस हम करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हमें निकालना है बी माइनस सी, यानी हमें बी के वे एलिमेंट लिखने हैं जो सी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो 2 देखेंगे, क्या 2 सी में है? नहीं है। 4 है तो हम लिखेंगे नहीं, 6 भी नहीं लिखेंगे और 8। तो माइनस में वो एलिमेंट लिखते हैं, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, बी माइनस सी। बट यहाँ पर ऑप्शन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक ये मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में, जो ऑप्शन इसमें नहीं आया। वैसे होना ये चाहिए था इस क्वेश्चन में, मिसप्रिंट लग रहा है कि बी माइनस सी का डैश होना चाहिए था, बी माइनस सी का होल डैश। तो यदि इसका हम डैश करते हैं, कंप्लीमेंट निकालते हैं 2D का, 2 और 8 का, तो U में से 2 और 8 को हम छोड़ देंगे और बाकी सभी एलिमेंट लिखेंगे। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं लिखना, फिर 9 लिखेंगे। तो आ जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर बी माइनस सी का डैश होना चाहिए था। क्वेश्चन 3 में, लेट ए सेट एक्स वाई जेड बी 1, 2, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए इनटू बी विल बी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है 3, 1 to 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज 3 into 2, 6। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन इसमें बनेंगे 2 raised to पावर जो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स हैं, जो कि 6 है, तो 2 raised to पावर 6 यानी कि 64 आ जाएगा। दैट मीन्स डी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में, इन विच क्वाड्रेंट
डू द एंगल -1930 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1930 जो है हमारा 1930 को देखते हैं। यदि हम इसको 360 से डिवाइड करें तो 5 पे 130 ग्रेटर है 5 टाइम्स ऑफ 360 से, यानी कि हम माइनस बाहर रख के इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 360 प्लस 130। तो इस तरह से 5 राउंड यदि हम यहाँ पर देखते हैं 5 राउंड कंप्लीट करते हैं, माइनस का मतलब है यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से यदि हम चलते हैं 5 राउंड कंप्लीट करके यहीं पर आ गए और फिर -130 और चलना है। तो -130 जब हम इस साइड में चलेंगे यहाँ पर 90 कंप्लीट हो जाएगा और 40 और रिमेनिंग आएगा, यानी 40 डिग्री यहाँ से जब हम चलेंगे -130 डिग्री के लिए, तो माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, यहाँ तक 90 डिग्री और 40 और रिमेन रह गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 प्लस 40 है। तो इस तरह से हम क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटर कर जाते हैं, यानी कि -1930 जो पड़ेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन देखते हैं तो सी हो रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट करते हैं 5 - 3 आइटा क्यूब को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में 5 - 3 आइटा क्यूब को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो यहाँ पर a - b का क्यूब अप्लाई होगा, a क्यूब -b क्यूब -3ab इंटू a - b। तो यहाँ पर 125, 27 आइटा क्यूब, 45 आइटा, 5 - 3 आइटा, 125, 27 आइटा क्यूब आइटा प्लस आइटा स्क्वायर। यहाँ पर आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा रखेंगे तो प्लस 27 आइटा, 225 आइटा, आइटा स्क्वायर -1 होता है। तो इस तरह से इन दोनों को सॉल्व करेंगे -10 और यहाँ पर माइनस का 198 आइटा। तो इस तरह से -10 -198 आइटा -10 यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को हम x ले लेते हैं और लॉन्गेस्ट साइड इसकी 3 टाइम्स है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट से 2 लेस है। इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल, पैरामीटर यानी कि सम ऑफ द 3 साइड्स, तीनों साइड का सम, एटलीस्ट, तो एटलीस्ट के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये एटलीस्ट के लिए रहता है, इज 61। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 3 3 6, 7x - 2 is 61, so 7x is 61 plus 2, so 7x greater than 63 means x is 63/7, x is greater than 9, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट साइड यानी कि x की वैल्यू है 9। सो ए ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन 7 में हमें गया NP5 इज इक्वल टू 42 NP3, P परमुटेशन के लिए है, तो सोल्व करके हमें n की वैल्यू निकालनी है। NP5 को लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n - 5 फैक्टोरियल, 42। NP3 को लिखेंगे n फैक्टोरियल
अपॉन में n-3 फैक्टोरियल। दोनों तरफ से फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं, n फैक्टोरियल कैंसिल कर देंगे। 1/n-5 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे n-3, फिर एक लेस करेंगे n-4 और फिर n-5, सो दैट ये कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से 1 इज इक्वल टू 42 अपॉन n-3 n-4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-3 और n-4 इज इक्वल टू 42। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पर 10 और 3 फैक्टर बनेंगे, फैक्टर आ जाएंगे n-10 और n+3। तो यहाँ से एक बार इसको जीरो करेंगे तो n की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ से n की वैल्यू -3 आएगी जो कि रिजेक्ट हो जाएगी। सो n इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये आंसर n इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x/3 - 3y की पावर 7। तो इसकी हमें लिखनी है फिफ्थ टर्म। सो T5 जब हम लिखेंगे फिफ्थ टर्म तो यहाँ बनेगा 7c4, 1 लेस आता है फिफ्थ टर्म में, यहाँ पर 4 आएगा। x/3 यानी जो फर्स्ट है यहाँ पर उसकी पावर 7 - 4 यानी कि 3, और दूसरा -3y इसकी पावर जो यहाँ पर होता है वो लिखा जाएगा। और सिंप्लीफाई करेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 7 - 4 यानी कि 3, और x³ अपॉन 3 का क्यूब, माइनस की पावर इवन है प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 4, y की 4, और इस तरह से 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल को भी ब्रेक करेंगे। यहाँ पर x³ y का 4, यहाँ पर पावर एडजस्ट होकर 3 बच जाएगा, कैंसलिंग करके इस तरह से 35 इंटू में 3 x³ y4 x³ एंड y की पावर 4। सो आंसर आ रहा है 105 x³ y4। तो यहाँ पर देखें तो बी ऑप्शन में यही है 105 x³ y की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 9 में विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज दिस, यानी कि हमें n निकालना है, इस जीपी की कौन सी टर्म ये होगी। तो देखते हैं फर्स्ट टर्म ए लिखते हैं 1/3, आर कॉमन रेशो निकालते हैं सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से 1/3 ही आ गई हमारी कॉमन रेशो, जिसको आर से लिखते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये nth टर्म है। सो ए आर की पावर n जो होता है ये nth टर्म का फार्मूला होता है, ये है nth टर्म का फार्मूला। अब यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे 1/3 और r की वैल्यू भी यहाँ से 1/3 आई थी, n-1 9683। 3 को यहाँ पर ले जाएंगे 1/3 की पावर n-1। जब 3 यहाँ पर जाएगा तो यहाँ 3 से कैंसिल कर सकते हैं। ओके 6 1 इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो गया 1/3 की पावर n-1। अब यहाँ पर है ये 1/6561। तो ये जो 6561 है इसके हम फैक्टर कर लेंगे इस तरह से। 6561 जो ये पर आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, यानी कि ये 3 की पावर 8 बन रहा है। इसको हमने लिख दिया 3 की पावर 8। ऊपर तो 1 था, 1 को तो 1 की 8 लिख ही सकते हैं, दोनों तरफ बेस सेम है
तो पावर भी सेम होंगी, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 मीन्स n की वैल्यू 9। तो इसका मतलब ये हुआ 9th टर्म इस जीपी की ये होगी हमारी ये वैल्यू जो है ये 9th टर्म है। तो देखते हैं ऑप्शंस में हमारा तो इसमें 9th जो है सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी में हम देखें 5 9 है, तो ए जो फर्स्ट टर्म है इस एपी की 5, डी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देखते हैं तो ये निकला है 4। अब हमें n की वैल्यू दी हुई है 17, क्योंकि 17 टर्म्स का सम चाहिए। तो सम का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 17 रखेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू 5, n 17 और d है हमारा 4 कॉमन डिफरेंस। तो 17/2 10 प्लस 16 आ गया, 16 इंटू 4। तो इस तरह से 17/2 इंटू दोनों का सम 74, 2 से कैंसिल कर देंगे तो आ गया 17 इंटू 37। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 629। तो 629 रहेगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट ऑफ ए क्वाड्रिक इक्वेशन आर 8 एंड 5। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन, या अर्थमेटिक मीन निकालते हैं दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके, वो 8 गिवन है। और ज्योमेट्रिक मीन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आ जाता है। तो ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है 5 और अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 8। ये अर्थमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है, ये ज्योमेट्रिक मीन का। 2 को इधर ले आते हैं, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 16। और यहाँ से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करें तो 25 वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सम और प्रोडक्ट हमें पता हो रूट्स का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ऐसे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 16 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 25। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जो रूट अल्फा और बीटा है उनका अर्थमेटिक मीन 8 और ज्योमेट्रिक मीन 5 मिलेगा। तो ये फार्मूला होता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स। तो जो एलिप्स है ये इस टाइप का एलिप्स, इसके हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होती है और यहाँ पर होती है, 2 डायरेक्ट्रिक्स होंगी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला होगा प्लस माइनस ए अपॉन ई। इधर वाली प्लस ए अपॉन ई होती है और ये माइनस ए अपॉन ई की होती है। तो फार्मूला है प्लस माइनस ए अपॉन ई। ई असेंट्रिसिटी है, ये डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला है। 13th क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड टू 0 ए रेज टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है लॉग ए। लिमिट के इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लॉग ए लिख सकते हैं। 14th क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। इसके बाद है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये तो सम है। अब हमें इसका मीन निकालना है तो नंबर जो n है उससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड बाय n कैंसिल होकर
तो मीन आ जाएगा n+1 डिवाइड बाय 2। तो ये आंसर है n+1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट, ए डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर लेस देन 3। तो जब डाई में 1 to 6 आता है तो नंबर लेस देन 3 में 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। सो प्रोबेबिलिटी रहेगी 2/6, क्योंकि टोटल आउटकम्स क्या होते हैं 6 होते हैं और यहाँ पर फेवरेबल हमारे 1 और 2 हैं। सो आंसर इज 1/3। नेक्स्ट 17 में, इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल देन प्रोबेबिलिटी, व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट्स रहती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में, पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, फाइंड करना है ए और बी, और गिवन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में ए इंटरसेक्शन बी रहता है 0, और हमें निकालना है ए और बी। तो ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी, और में ए और बी का मतलब है यूनियन। सो ए यूनियन बी का फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी रहेगा। पी ए की वैल्यू 3/5 है, पी बी की वैल्यू 1/5 है, और ए इंटरसेक्शन बी 0। क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो इस तरह से दोनों का 5 LCM, 3 + 1 दैट इज 4/5। सो आंसर है 4/5। क्वेश्चन नंबर 19 में असर्टन दिया हुआ है ए और रीजन दिया हुआ है। तो सबसे पहले ए देखते हैं। 2 पेयर्स इक्वल दिए हुए हैं। ऑर्डर्ड पेयर जब इक्वल होते हैं तो फर्स्ट के इक्वल होता है और सेकंड के। तो यहाँ से देखते हैं फर्स्ट यानी 4x + 3 को 3x + 5 के इक्वल करके, तो यहाँ से 4x - 3x, x की वैल्यू आएगी 2, और सेकंड यहाँ पर y = आ रहा है -2। तो ये आ गए x और y की वैल्यू। तो x2 और y -2 बिल्कुल ठीक है, यानी कि a ठीक है। देखते हैं रीजन इसका। a सेट गिवन है, a क्रॉस a, ये ऑर्डर पेयर लिखे हुए हैं। तो a में 3 एलिमेंट हैं। जब a क्रॉस a करेंगे, a में 3 हैं, इस a में भी 3, तो 3 3 जा 9, तो 9 ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। यहाँ पर बन रहे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यानी कि ये करेक्ट नहीं है, a क्रॉस a ये ठीक नहीं है। तो इसका मतलब आंसर आएगा a इज ट्रू बट r इज नॉट ट्रू। सो C, a इज ट्रू, r इज फॉल्स। C ऑप्शन। 20 में ए है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 इज ए सेट। बिल्कुल ठीक है, ये सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। रीजन, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें ए इज ट्रू, आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ए आंसर। अब आ गया सेक्शन बी, 2 मार्कर क्वेश्चन। ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें ए यूनियन बी कंप्लीमेंट का डायग्राम बनाना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए ये U है हमारा और इसके अंदर सेट हैं A और B। ये A सेट है और ये B सेट है। तो सबसे पहले तो हम देखें A यूनियन B क्या है। ये तो है हमारा, ये देखें तो ये मैंने बनाया है A यूनियन B। अब हमें A यूनियन B का कंप्लीमेंट चाहिए। तो यानी कि कंप्लीमेंट क्या है, ये यूनिवर्सल सेट में से जो A यूनियन B है उसको हम छोड़ देंगे। तो ये जो सेट है जो मैंने डॉट लगाए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B कंप्लीमेंट को, और ये जो डार्क शेड में किया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B को। अब सेकंड सेट में देखते हैं सेकंड पार्ट में A डैश इंटरसेक्शन B डैश।
तो सबसे पहले तो हमें देखें ए डैश, ये मैंने ए सेट लिया है और ये बी। ए डैश मीन्स आउटसाइड ए के बाहर का रीजन, ए के बाहर का रीजन ये कंप्लीट रीजन, और बी के बाहर का रीजन यानी कि ये बी के बाहर का, और दोनों में कॉमन ए के भी बाहर होना चाहिए और बी के बाहर का होना चाहिए। तो ये सेम रीजन आएगा क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ से भी ये दोनों सेम होते हैं। तो सेम रीजन यानी कि आउटसाइड ए एंड ए के भी बाहर होना चाहिए और बी के भी बाहर, तो ये वही रीजन है। सो ये रिप्रेजेंट करेगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 में हमें सोल्व करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है -x² + x - 2। कंपेयर करें तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² bx + c से, a की वैल्यू यहाँ पर है -1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे -b ± b² - 4ac/2a। सो -b ± b² - 4a and c / 2a। 1 यहाँ पर 3 माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो इस तरह से -1 -7 का रूट / -2। सो -1 यहाँ पर -7 को हम लिखते हैं √7 × आइटा, क्योंकि -1 का रूट आइटा हो जाता है, और / -2। इस माइनस को एडजस्ट करना चाहें तो ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे /2। तो ये है रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन 22 का और पार्ट। तो और पार्ट में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे। 1/3 + 7/3 आइटा + 4 + आइटा/3। यहाँ पर ये माइनस है तो साइन चेंज कर देगी, +4/3, और इस आइटा का हो जाएगा माइनस आइटा। विदाउट आइटा जो हमारे पास नंबर है 1/3 है, +4 है और +4/3 है। इनका एक पेयर बना लेते हैं, और आइटा वाली है 7 आइटा/3 + आइटा/3 माइनस आइटा। तो इन तीनों नंबर का एलसीएम हम 3 लेंगे, और यहाँ पर 1 + 12 + 4, इन तीन नंबर्स का भी 3 लेकर 7 आइटा + आइटा -3 आइटा। तो इस तरह से 17/3, 7 और 1 8 -3 यानी कि 5 आइटा/3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, a + b आइटा फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। क्वेश्चन 23 में लीनियर इनइक्वेशन है, तो 5 - 2x/3, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, और एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का, 6 एलसीएम x - 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 - 2x, 3 × x - 30, यानी कि 30 - 12x ≤ 3x - 90। तो -12x, 3x को इस तरफ ले लेंगे, -90 एंड -30, तो 15x माइनस का और माइनस का 120। अब इनइक्वालिटी में माइनस से माइनस यदि हम कट करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, इस तरह से। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो x > 8 आ जाएगा, यानी कि जो आंसर है हमारा x > 8 है।
क्वेश्चन 24 में हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस जीपी आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तो ये सम आने के लिए इस जीपी की कितनी टर्म चाहिए। तो इस जीपी को हमने लिखा जिसमें फर्स्ट टर्म ए है 3, कॉमन रेशो आर, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो कैंसिल होकर आर की वैल्यू 1/2। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये सम ऑफ n टर्म्स है। इस जीपी की n टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो ये सम आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फार्मूला हम लिख रहे हैं a 1 माइनस आर की n अपॉन 1 माइनस आर, और ये इक्वेट करेंगे जो ये गिवन सम है। वैल्यू रख लेते हैं a और r की, और n इसमें हम फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 3 और r की 1/2 लिखेंगे तो 1/2 की n, नीचे 1 माइनस r की वैल्यू लिखी और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरह से 3 1 माइनस 1/2 की n, नीचे 1 माइनस 1/2 जब हम करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/2, 1/2, तो अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा और ये 3 2 जा 6, इसको यहाँ ले आएंगे। इधर कर लेता हूँ मैं 1 माइनस 2 की n, 3 0 6 9 5 12, ये जो 3 इंटू 2 था ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से 1 माइनस 2 की n, यहाँ से 3 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, 3 से तो 1023 अपॉन मल्टीप्लाई कर दूँ। ओके, अब इसको 1 और इस टर्म को तो इस साइड ही लिख लेते हैं और 1/2 n को दूसरे साइड ले लेते हैं। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर ये 1024 1024 1023 1/2 की n, तो यहाँ पर 1 बच रहा है, 1/2 की पावर n। अब यहाँ पर ये 1024 है, इसके हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर इस तरह से करेंगे 1024 के जैसे मैंने किए हुए हैं इस तरह से। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10 बन रहा है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 की पावर 10 और 2 की n। अब कंपेयर करते हैं जब, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है 10 के इक्वल। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 10 1/2 की पावर n। तो यहाँ से n की वैल्यू बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि n इज इक्वल टू 10 आंसर है। Question 25. Find the equation of the parabola with the vertex at origin and passing through 2 3 and axis along x-axis. तो axis along x-axis में या तो इस टाइप का हो सकता है पैराबोला या इस टाइप का पैराबोला, राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड। तो कोई से की भी इक्वेशन हम लेट कर सकते हैं। तो लेट कर लेते हैं इक्वेशन y² इज इक्वल टू 4ax। ये लेट करना है तो ये लेट करना है तो y² इज इक्वल टू -4ax, सेम आंसर आएगा जिसकी वर्टेक्स 0 0 है। अब पास कर रहा है 2 3 से, मीन्स ये पैराबोला 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो 2 3 पॉइंट से पास करता है तो ये सेटिस्फाई करेगा। इसमें x को 2 और y को 3 पुट करेंगे। y को 3 पुट किया और x की वैल्यू 2। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने से a की वैल्यू आ गई है 9/8। अब ये 9 की वैल्यू a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। सो y² इज इक्वल टू 4 9/8x और 4 2 जा, तो y² की वैल्यू आ रही है 9x/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y² इज इक्वल टू 9x।
ये रिक्वायर्ड पैराबोला की इक्वेशन आ गई, जिसकी वर्टेक्स 0 0 रहेंगी और ये 2 3 से पास करेगा। इसी तरह इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और पार्ट दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये जो पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay टाइप का है, जो ये पैराबोला होता है डाउनवर्ड पैराबोला होता है। इसका और पार्ट करें हम तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से कंपेयर करने से 4a -4 इज -16, यानी कि a की वैल्यू आ गई 4। तो इस टाइप के पैराबोला में यहाँ पर फोकस होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 -a। तो इस तरह से फोकस आ जाएगा 0 एंड -a की वैल्यू 4। और यहाँ पर होती है डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू रहेगी डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a, यानी y इज इक्वल टू a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो y इज इक्वल टू 4 है डायरेक्ट्रिक्स, और फोकस है 0 -4। तो ये दो आंसर हैं और पार्ट के। सी सेक्शन में 26th क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट वालों को हम सी से लिख लेते हैं, एन सी रिप्रेजेंट करता है हु लाइक क्रिकेट, एंड 10 लाइक बोथ, बोथ मीन्स क्रिकेट एंड टेनिस। तो जो दोनों लाइक करते हैं एंड आकर 10 लिखा। तो टोटल है 65, यानी कि सी यूनियन टी, या तो क्रिकेट खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं, ऐसे 65 पीपल हैं। तो यहाँ पर हमें हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो यहाँ पर यूनियन का फार्मूला लगाएंगे, एन सी यूनियन टी की वैल्यू आएगी एन सी प्लस एन टी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। तो ये यूनियन हमें 65 गिवन है, सी क्रिकेट के 40, टेनिस के हमें निकालने हैं, और दोनों के हैं 10। तो यहाँ से 65 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30 एन टी। तो यहाँ से 65 माइनस 30 इज एन टी की वैल्यू। सो 35 ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं, 35 पीपल प्ले टेनिस। तो ये तो हुआ ये वाला हाउ मैनी लाइक टेनिस, ये है 35। यहाँ पर पूछा हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, ओनली टेनिस। तो देखिए हम वेन डायग्राम से भी हम देखें, ये क्रिकेट है और ये टेनिस के, और ये दोनों में है, ये दोनों में, तो दोनों में है 10, तो यहाँ पर 10 है। अब हमें निकालना है लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, तो हमें टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ये वो है, ये निकालने हैं। तो ये निकालने के लिए हम टेनिस के जो हैं, टेनिस वालों में से ये 10 माइनस कर देते हैं, यानी कि जो दोनों में है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। तो टेनिस वाले जो है हमारे 35, उनमें से जो दोनों में है 10, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, यानी कि ये 25 हैं विच प्ले टेनिस बट नॉट क्रिकेट। क्वेश्चन 27 में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस एक्स। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे डोमेन। डोमेन हमें लिखना है एक्स की क्या वैल्यू पुट करें कि यहाँ पर ये डिफाइन हो जाए, नॉट डिफाइन ना बने। तो यहाँ पर एक्स की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। अब देखते हैं रेंज, यानी ये एक्स की वैल्यू पुट करने पर एफ एक्स की क्या वैल्यू आएंगी। तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें हम, ये पोर्शन इतना पॉजिटिव आएगा,
ऑलवेज पॉजिटिव, और उसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी रेंज हमेशा -∞ टू 0 इंक्लूडिंग 0। तो रेंज एफ एक्स की यानी कि वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए। तो रेंज रहेगी -∞ टू 0 इंक्लूडिंग 0, डोमेन ऑल रियल नंबर्स। क्वेश्चन 28 यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सिलेबस से कट चुका है, तो इसलिए ये आउट ऑफ सिलेबस 2 क्वेश्चन आ गए हैं बाय मिस्टेक। 29th find the value of x for which these points are collinear। these points are collinear means ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो इनको यदि हम ए बी सी पॉइंट लें तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में है। और यदि तीनों पॉइंट लाइन में है तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। लाइन्स का स्लोप सेम कर देंगे, और स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सबसे पहले ए बी के पॉइंट हमने लेट कर ली, ये ए और बी पॉइंट है, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस -1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी तरह से बी सी का y2 माइनस y1 और 4 माइनस 2 हो जाएगा। सो 1 + 1 2 अपॉन 2 माइनस x, 4 अपॉन नीचे यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 से कैंसिल कर देंगे। सो 2 अपॉन 2 माइनस x, 2 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 2x इज 2 माइनस 2x इज -2 माइनस कैंसल, और x की वैल्यू आ जाएगी कैंसिल होकर 1। मीन्स फॉर x इज इक्वल टू 1 दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 30th क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स गिवन है, तो यहाँ पर 1 पर इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और डायरेक्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पर भी हम एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि f ऑफ 1 निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऐसे लगा सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। 1 नेगेटिव में 1 माइनस पर ये एफ एक्स की वैल्यू ली जाएगी, 1 पॉजिटिव में x ग्रेटर देन 1 वाली वैल्यू लेंगे, और x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू लेंगे x² माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को लिखेंगे 1 माइनस h का स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और h की वैल्यू 0 डालेंगे तो वैल्यू आती है 0 लेफ्ट हैंड लिमिट की। इसी तरह राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को 1 प्लस h लिखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे -2 और h की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो इस तरह से राइट हैंड लिमिट -2 आती है। यहाँ पर x की वैल्यू डायरेक्ट 1 डालेंगे तो ये 0 आती है। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है लिमिट इस फंक्शन की
1 के ऊपर। 31th क्वेश्चन में पी, ई और एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ भी गिवन है। तो इस ई एंड एफ को हम ऐसे इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं एंड को। हमें निकालना है ई और एफ, यानी हमें निकालना है ई यूनियन एफ निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट का पी ई यूनियन एफ, और इसका फार्मूला होता है पी ई प्लस पी एफ माइनस में ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ से पी ई की वैल्यू लिखेंगे, पी एफ की भी वैल्यू लिखेंगे और ई इंटरसेक्शन एफ की भी वैल्यू लिखेंगे। एलसीएम इन तीनों का 8, तो इस तरह से 4 to 6 माइनस 1 यानी कि 5/8। सो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू है 5/8। सेकंड पार्ट में पूछा है नॉट ई एंड नॉट एफ। तो नॉट ई एंड नॉट एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉट ई एंड को ये फॉर्म और एफ का भी बार नॉट के लिए। अब हमें पता है कि ये इक्वल होता है ई यूनियन एफ कंप्लीट का बार, और कंप्लीट बार हटाने के लिए 1 में से माइनस कर लेते हैं, और ई यूनियन एफ की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5/8। तो यहाँ पर हम 5/8 डालेंगे और एलसीएम 8 लेकर 3/8 सेकंड पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 3/8। तो ये दोनों इसके आंसर हैं। क्वेश्चन 32 में 2 पार्ट्स हैं, प्रूव करना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। तो cos 4x को हम प्रूव करेंगे 1 - 8 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले यूज होंगे, सबसे पहले हमारा इसमें यूज होगा cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का ये वाला फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और फिर होगा sin 2 थीटा का, ये दोनों यूज करने हैं। तो यहाँ पर इस फर्स्ट वाले फार्मूले का यूज करके मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से। तो इस ये फार्मूला क्या कहता है, यहाँ पर जो एंगल है उसका यहाँ हाफ हो जाएगा, यानी कि 4x है तो इसमें हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। 2 थीटा से थीटा होता है, तो यहाँ पर 4x से 2x में कन्वर्ट हो गया, 1 - 2, तो यहाँ पर इसको होल स्क्वायर में लिख देता हूँ और अंदर 2x। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला sin 2 थीटा का यूज होगा, तो sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x एंड cos x। तो इस तरह से 2 बाहर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। यही हमें इसमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को कन्वर्ट करना है साइन के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर cos स्क्वायर है cos, अब हमें पता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला में आता है, जो कि होता है साइन a प्लस b और साइन a माइनस b। बट यहाँ पर जो है ये है हमारे cos स्क्वायर की फॉर्म में, तो पहले इनको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे cos स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर 2x, और cos स्क्वायर थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सो 1 - साइन स्क्वायर 2x प्लस में ये साइन स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, सो फाइनली आ गया साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, जो कि होता है साइन एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक बार 6x प्लस 2x और साइन में ही एक बार 6x माइनस 2x, यानी कि साइन 8x इंटू में साइन 4x, और यही हमें प्रूव करना था साइन की प्रोडक्ट की फॉर्म में।
तो ये था 32 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 33 क्वेश्चन में यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम फाइंड a प्लस बी की वैल्यू 4 माइनस a माइनस बी की वैल्यू 4। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम एक्सपेंड करेंगे। तो पहले a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करते हैं। तो a प्लस बी की पावर 4 आएगा 4c0। पहले कोफिशिएंट लिख देता हूँ मैं, 4c1 4c2 4c3 प्लस 4c4 माइनस यहाँ पर थोड़ा स्पेस, फिर तो यहाँ पर आएंगे 4c0, a की वैल्यू 4, b की 0, a की 3, b की 1, a की 3, यहाँ पर a की 2, यहाँ a की पावर 0 रहेगा। इसी तरह b की 0, b1, यहाँ पर b2, यहाँ b3 और यहाँ b की पावर 4। सेम उसी तरह से a माइनस बी की 4 में आएंगे, बस डिफरेंस है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे। तो यहाँ पर 4c0 माइनस में 4c1 आएगा, फिर प्लस का 4c2, फिर माइनस का 4c3 और प्लस का 4c4। और यहाँ पर उसी सेम a पावर 4, a क्यूब, a स्क्वेयर, a एंड a की पावर 0, b की पावर 0, b1, b2, b3 एंड b पावर 4। अब ये जो माइनस साइन है बीच में, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और प्लस है माइनस। तो होगा क्या, ये 4c0 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। जब माइनस हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये यहाँ पर प्लस होकर, और ये भी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स 4c1 a क्यूब b1। इसी तरह से ये 4c2 माइनस की होकर इस 4c2 वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगी, ये दोनों प्लस होकर 2 टाइम्स 4c3 a b क्यूब, और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएंगी। तो इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे। अभी पहले 4c1 4 होगा, a क्यूब भी 2, 4c3 भी 4 होगा। तो इस तरह से 8ab कॉमन और a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, ये आंसर आ जाएगा। अब इसी का यूज करके हमें वैल्यू निकालनी है √3 प्लस √2 की 4 और √3 माइनस √2 की पावर 4। अभी जो हमने वैल्यू निकाली है वो ये निकाली है। तो दोनों में बस डिफरेंस ये है कि a की जगह यहाँ पर √3 है और b की जगह यहाँ पर √2 है। तो हमारा जो आंसर आया, इसी में इसकी वैल्यू आके आएगी, a को √3 से रिप्लेस कर देंगे और b को √2 से, तो वैल्यू हमारे पास इसकी आएगी, तो 8, a की जगह हम √3 लिख देंगे, b को √2, बस यही डिफरेंस है। तो 8 × 6 √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40√6 वैल्यू आ जाएगी, जो सेकंड हमारे पास एक्सपेंशन दिया हुआ था। फर्स्ट का हमने निकाल लिया और फर्स्ट का यूज करके सेकंड का निकाला, सिर्फ a और b को रिप्लेस करके। 33 के और पार्ट में ये हमें सीरीज दी हुई है, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, n टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं Sn से, 8 कॉमन लेंगे, n टर्म्स तक, दोनों तरफ हम 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, n टर्म्स, 9 को लिखेंगे 10 - 1, 99 को 100 - 1, 1000 - 1 एंड सो ऑन, n टर्म्स तक लेना है। अब ये हमारे पास -1 - 1 - 1 है, इन n है,
तो इनका सम हो जाएगा n। बाकी हमारे पास 10, 100 और 1000 ये n टर्म्स तक बचेगा। अब ये एक n को अलग लिखेंगे और ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, तो जिसका सम होगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो इस तरह से 8/9 10 इंटू 10n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n। यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं हम, और चाहें तो इसको एलसीएम लेकर 9 एलसीएम लेकर 8/81 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 9n, इतना भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस सीरीज का सम आ गया। क्वेश्चन 34 में ट्रायंगल है PQR जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स R एंड Q। तो ये ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट गिवन है, हमें निकालनी है मीडियन की इक्वेशन थ्रू R एंड Q। तो पहले R से मीडियन की हम निकाल लेते हैं। तो R से ही हमने मीडियन, ये मिड पॉइंट है, इसको PQR ऐसे लिख लेते हैं। तो ये P और Q का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट फार्मूले से इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करके। तो इन दोनों का सम करके 0 आ रहा है, इन दोनों का सम किया 4, उसका हाफ करके 2 आ गया। तो अब हमें इक्वेशन निकालनी है SR की। सो इक्वेशन ऑफ मीडियन SR। अब इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकालेंगे y माइनस y1 x माइनस x1 और यहाँ पर y2 माइनस y1 अपॉन x1। तो SR के लिए y माइनस मैं y1 5 को ले रहा हूँ और x1 4 को। सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। सो y माइनस 5 माइनस 3 अपॉन माइनस 4, माइनस से कैंसिल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4y माइनस 20 3x माइनस 12। तो इस प्रकार ये आ जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 सिंप्लीफाई करने के बाद। इसी तरह हमने दूसरी निकालनी है Q से, ये मीडियन, ये T मान लेते हैं। तो T मिड पॉइंट रहेगा PR का। मिड पॉइंट फार्मूले से x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 करके और 1 प्लस 5 6 का हाफ करके ये पॉइंट आ गए। अब इसी तरह निकालेंगे इक्वेशन ऑफ QT पॉइंट। QT की इक्वेशन सेम फार्मूला y माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये मिड पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। मैं इसको ले रहा हूँ x1 y1। सो y माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस माइनस 2 करके 3 माइनस 3 और 3 प्लस 2, जस्ट सिंप्लीफाई। यहाँ पर 0 आ गया है। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन आ गई है मीडियन QT की। तो इस तरह से हमने दोनों मीडियन QT और RS की इक्वेशन निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और पार्ट 34 का। दो पैरेलल लाइन है, फिर इस तरह से पैरेलल लाइन है। फर्स्ट है 15x प्लस 8y माइनस 34 और दूसरी है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस तरह से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो फार्मूला लगाएंगे d निकालने का, c2 माइनस c1 मॉडुलस डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन इस तरह से हैं। तो यहाँ पर A15 है, A15 B8 C1 34 माइनस का, और ए बी सेम रहेंगे दोनों में, और ये C2। तो इस तरह से 31 माइनस 34 डिवाइड बाय A15 और B8 की पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो 31 प्लस 34 डिवाइड में 225 प्लस 64, न्यूमरेटर में आ जाएगा 65 और नीचे 289 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से 65/17 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो ये पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्वेश्चन 35 में कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा गिवन हमें एक्स आई और एफ आई, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम इस डाटा को इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले एक्स आई एफ आई जो हमें गिवन है। अब यहाँ पर नया कॉलम हमने जो बनाया सबसे पहले, उसमें हम एक्स आई इंटू एफ आई निकालेंगे, यानी कि 3 इंटू 7, इस तरह से 80, 195, 13 इंटू 15, यहाँ पर 180 और 23 इंटू 6। यहाँ पर हम टोटल कर लेंगे, एफ आई का टोटल कर लेंगे जो कि 48 आएगा, और एक्स आई एफ आई का भी टोटल कर लेंगे जो कि 614 आएगा। नए कॉलम में एक्स आई स्क्वेयर यानी कि 3 का स्क्वेयर, यहाँ पर 8 का स्क्वेयर यहाँ से, और 169 13 का, 324 और 23 का स्क्वेयर आ जाएगा 529। नया कॉलम बनेगा एक्स आई स्क्वेयर इंटू एफ आई, यानी कि 7 और 9 की, यहाँ पर 63, फिर 10 और 64 की, 15 और 169 की। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे जब 25 35, फिर 10 की 324 से, और 6 की 529 से 3174, और इसका टोटल कर लेंगे जो कि आएगा, मैंने पहले कैलकुलेशन कर रखी है, तो इस तरह से ये टोटल आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा का फार्मूला लगाएंगे, 1/n स्क्वायर रूट n सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, n है एफ आई का, ये कैपिटल N है जो कि 48 है। सो 48 इंटू एफ आई एक्स आई का स्क्वायर ये रहा, और सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो टोटल ये है 614 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर आएगा 463296, कैलकुलेशन करके हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर 37, यहाँ पर ये 76996, ये इस तरह से। सो सब्ट्रैक्ट करके और स्क्वायर रूट लेकर वैल्यू 293.77, और जब 48 से डिवाइड कर देंगे तो 6.12। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ जाएगा 6.12। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन 36 कहता है ए सिविल इंजीनियर इज गिवन ए वर्क ऑफ रेनोवेटिंग ए सेमी एलिप्टिकल ब्रिज। दिस ब्रिज इज 10 मीटर वाइड एट द बेस एंड 3 मीटर हाई एट द सेंटर। तो ये, और फिर आंसर हमें देने हैं। तो ब्रिज का डायग्राम मैं इस तरह से बना लेता हूँ कि समझ लेते हैं, ये ब्रिज है।
जो कि बताया गया कि 10 मीटर वाइड, ये 10 मीटर है और यहाँ से ये 3 मीटर हाई है। अब इसको यदि हम कंप्लीट कर दें तो ये इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो ये 3 रहेगा, जो टोटल 10 था ये हो जाएगा 5 5। तो एक तरह से ये एलिप्स बन गया जिसमें ए की वैल्यू ये है 5 और ये बी की वैल्यू हो गई 3। और इक्वेशन इस ब्रिज की होगी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब जो हमें पूछा है या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर, ए की वैल्यू जब हम 5 डालेंगे और यहाँ बी की वैल्यू हम 3 डालने से कि इक्वेशन आ गई। अब इसमें कहा है व्हाट कुड बी द इक्वेशन ऑफ द एलिप्टिकल कर्व। तो फर्स्ट आंसर तो आ गया फर्स्ट पार्ट का कि इक्वेशन क्या होगी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड में पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर द हाइट ऑफ द ब्रिज, यानी कि ये 2 रहेगी, ये 2 कितने दूर रहेगी, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है जिसको मैं x ले लेता हूँ। तो इस तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x और 2। अब क्योंकि ये पॉइंट x2 लाई ऑन दिस एलिप्स, इसके ऊपर लाई करता है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x को x ही रखेंगे और y की जगह हम 2 पुट कर देंगे और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे एक्स स्क्वेयर अपॉन 25 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 माइनस 4 अपॉन 9 एक्स स्क्वेयर अपॉन 29, एलसीएम लेकर 5 अपॉन 9 ये 25 है। सो एक्स स्क्वेयर इज 125 अपॉन 9 मीन्स 125 बाय 9 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर ये 5√5 अपॉन 3, ये x की वैल्यू आ गई, यानी कि कितने डिस्टेंस पर 5√5 अपॉन 3 डिस्टेंस पर सेंटर से इस पुल की हाइट रहेगी 2 मीटर। तो हमारा आंसर है 5√5 अपॉन 3। 37th क्वेश्चन में ए कोच इज ट्रेनिंग 3 प्लेयर, यू ऑब्जर्व दैट द प्लेयर ए कैन हिट ए टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट, यानी कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 शॉट मारता है, किस में से 5 में से, यानी 4 आउट ऑफ 5। इसी तरह बी की प्लेयर बी हिट 3 टाइम्स आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4। और सी की जो प्रोबेबिलिटी है टारगेट हिट करने की 2 आउट ऑफ 3। तो ये हो गई तीनों प्लेयरों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो कि पार्ट ए में पूछा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी हिटिंग द टारगेट। सेकंड में पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी सी हिट बट ए लूज, मतलब इसमें पूछा है कि बी भी हिट कर दे एंड सी भी हिट कर दे, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट कर दे सी भी हिट कर दे बट ए नहीं करेगा, नॉट ए, बी सी हिट बट ए नॉट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लेंगे पी बी इंटू पी सी इंटू पी ए नॉट। अब हमें पी ए की गिवन है तो पी ए नॉट हम निकाल सकते हैं 1 में से सबट्रैक्ट करके पी के ना हिट करने की, जो कि हो जाएगी 1/5। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू रखेंगे, पी बी की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, पी बी की यहाँ पर कर देते हैं, पी बी की वैल्यू जो कि आएगी 3/4 इंटू पी सी की वैल्यू है 2/3 एंड पी ए नॉट, तो पी ए नॉट की वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो इस तरह से 2 2 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ रही है 1/10। तो यहाँ पर तीनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को
मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंटली रूप से हिट कर रहे हैं, एक का रिजल्ट का दूसरे पे इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन 37। 38 में A submarine is moving in such a way that at a particular moment of time, its angle of elevation for the two ships is situated at different position on the surface of water, alpha and beta. कोसिकेंट अल्फा दिया हुआ है और सीकेंट बीटा। तो इस क्वेश्चन में जैसे डायग्राम दिए हुए हैं तो हम उन्हीं का यूज करेंगे। ये अल्फा के लिए और ये बीटा के लिए। तो क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कोसिकेंट अल्फा, यहाँ पर लिख लेते हैं, कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू √3 है और सीकेंट बीटा की वैल्यू है 2। तो कोसिकेंट अल्फा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर अल्फा के केस में √3 और परपेंडिकुलर हम 1 ले लें, और पाइथागोरस का यूज़ करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके यहाँ पर बेस निकाल लेंगे, जिसकी वैल्यू निकल जाएगी √2। इसी प्रकार सीकेंट बीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 2/1। तो इस ट्रायंगल में सबसे पहला हमारा पूछा व्हाट बी वैल्यू ऑफ सीकेंट अल्फा। तो इस ट्रायंगल में सीकेंट अल्फा हम निकाल देंगे, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज है √3 और बेस आ गया है √2। तो ये तो निकल गया फर्स्ट पार्ट, जो कि सीकेंट अल्फा की वैल्यू। सेकंड पूछता है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल बीटा। तो बीटा हमें निकालना है, सीकेंट की वैल्यू जो कि 2 दी हुई है, या इसका उल्टा करें तो कोस बीटा 1/2, और कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 पर। तो यहाँ से भी सीकेंट की वैल्यू 2 60 पर, तो दोनों से ही हमें बीटा पता चल रहा है कि यहाँ पर 60 डिग्री है बीटा, क्योंकि कोस की वैल्यू भी 1/2 60 पर होती है और सीकेंट की 60 पर। नेक्स्ट पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। तो इस ट्रायंगल में देखें तो tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर है 1 और बेस है √2, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई है 1/√2। तो ये थर्ड पार्ट का है। सेकंड पार्ट में बीटा की वैल्यू पूछी थी, इसका डिग्री मेजर 60 डिग्री था। तो इस तरह से ये था कंप्लीट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन पेपर का। थैंक यू सो मच।